हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 11 फिजिक्स में से दैट टू फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में से करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को डिटेल वे में, राइट। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, एज वेल एज वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्दी से लेके आएँ तो आपको करनी होगी हमारी मदद। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट वी कैन हैव अ लॉट मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स विद अस। हमें ज़रूरत है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सकें। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर पाओगे। ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू solutions of various numericals from different competitive exams, जो कि काफ़ी important है और वो questions जो हैं आपको conceptually as well as numerically strong भी बनाएंगे। So do not wait, share करें videos हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ so that we can start with our live session। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11, 12 फिजिक्स नोट्स की तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो। लिंक्स जो हैं फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए और विजिट करिए हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। हम चैप्टर 6 दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर के करेंगे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। एनसीईआरटी जो है आपको एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाती है। दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल वे में समझेंगे अच्छी तरह से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी हैव इज, केयरफुली स्टेट करिए, सिंपली बताना है कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशंस हैं या कंडीशंस दी गई हैं, इनमें जो क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया है क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ओके, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को जो है लिखा है फ्रॉम स्टेट केयरफुली से। क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको दिए गए हैं डिफरेंट वर्क डन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, जिनमें आपको बताना है कि कौन से केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ओके, तो सिंपली वही आपको स्टेट करना है इस क्वेश्चन में कि वेदर वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए एक एक सिचुएशन हम देखते हैं वन बाय वन। पहला केस है कि व्हाट विल बी ऑब्वियसली द साइन ऑफ द वर्क डन, जब वर्क डन जो है एक इंसान के द्वारा किया जाता है इन लिफ्टिंग अ बकेट। ऑब्वियसली कुएं में से, वेल में से बकेट को जब इंसान उठाता है, लिफ्ट करता है उस बकेट को विद द हेल्प ऑफ अ रोप, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, इज इट पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। सो वर्क डन इज एक्चुअली गिवन बाय, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, राइट। एफ जो है फोर्स जो कि अप्लाई किया गया है, एस जो है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, एंड थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ओके, तो अगर यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है तो ये कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। समहाउ अगर ये नेगेटिव आ जाती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स की डायरेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो पहले केस में जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो बकेट है ऑब्वियसली उसको लिफ्ट किया जा रहा है। सपोजिंगली यहाँ पे एक थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज सम बकेट या ओके, ये कोई एक बकेट है जिसको जो है ऑब्वियसली ऊपर से जो है लिफ्ट किया जा रहा है वेल में, राइट। सो नाउ यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, फोर्स लगाया जाएगा बकेट को, अगर रोप की हेल्प से ऊपर करना है तो वो जो इंसान है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली सपोज आई एम हैविंग अ वेल समवेयर हियर एंड आई एम ट्राइंग टू लिफ्ट द बकेट, राइट। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। सो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगने वाली है, एज वेल एज बकेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा बकेट का वो भी ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा।
So F is in the direction as well as your displacement is in the same direction. तो यहाँ जब F और S सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो वर्क डन ऑब्वियसली पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा हो जाता है 0 और कॉस थीटा विच इज कॉस 0 उसकी वैल्यू हो जाती है +1 और 1 सिंपली. तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड है बकेट को लिफ्ट करने में. तो इस केस में जो वर्क डन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. सो आई कैन राइट as the answer here the work done will be positive. So this is the answer that I'll be having in the first situation, right? Now let us do the second one here. What will be the work done by gravitational force in the above case? इसी केस में ग्रेविटेशन द्वारा की गई वर्क डन कितना होने वाला है, राइट? सो व्हाट विल बी द वर्क डन. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बकेट को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, राइट? सो सपोजिंगली इसी चीज को कंसीडर करते हैं. यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ हियर. ऑब्वियसली यही बकेट है. अब ग्रेविटेशन जो है इसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा सेकेंड सिचुएशन में. तो फोर्स जो होगा ऑब्वियसली बाय द ग्रेविटी इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट यहाँ पे जो है हम लिफ्ट कर रहे हैं इस बकेट को इन द अपवर्ड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखो दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं. फोर्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे थीटा सिंपली आ जाता है 180 डिग्रीज और कॉस 180 डिग्री जो होता है दैट इज योर -1. तो इस केस में जो वर्क डन आएगा यहाँ जब हम पुट करेंगे तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो इन द सेकेंड केस वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो यहाँ पे आप सिंपली आंसर लिख दोगे नेगेटिव. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द थर्ड वन. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी जो कि स्लाइड कर रही है बाय ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है. थर्ड केस में कहा गया है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉडी जो है ऑब्वियसली स्लाइड कर रही है, राइट? बॉडी जो है इस डायरेक्शन में स्लाइड करे मीन्स इस डायरेक्शन, दिस इज सम इंक्लाइंड प्लेन बाय थीटा एंगल एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, बट यहाँ पे कहा गया है बताइए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. तो यहाँ एक चीज को ध्यान देना है आपको. यहाँ पे फोर्स कौन सा लिया गया है? दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अगेंस्ट एक्ट करता है. ओके, तो बॉडी जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती आ जा रही है थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन, बट फ्रिक्शन जो है ऑब्वियसली इसके मूवमेंट के ऑपोजिट लगेगा. दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा. तो आप अगर देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है. तो यहाँ भी आपका थीटा हो जाता है 180 डिग्री, जिससे कि कॉस 180 की वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली यहाँ पे -1 और वर्क डन फिर से आ जाएगा इस केस में नेगेटिव. सो इन द थर्ड केस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव as they are oppositely directed to each other, right? So these are the three situations that we have in this question. Now we'll be doing the other two situations जो कि इस question में बचे हुए हैं, that is the fourth and the fifth part of it. So fourth part पे हमें work done निकालना है by an applied force. उस applied force के द्वारा की गई जो एक बॉडी पे लग रही है, ओके, एंड द बॉडी जो है वो मूव कर रही है एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. ओके, तो इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं. यहाँ पे सिंपली जो है एक बॉडी है एंड एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखी गई है एंड बॉडी जो है मूव कर रही है. सपोज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, नाउ ऑब्वियसली क्योंकि ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन तो लगने ही वाला है. बट यहाँ पे अगर आप चीज ध्यान दो, यहाँ पे वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स के द्वारा की गई, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है जैसे कि प्रीवियस सिचुएशन में थी. तो ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, मींस इसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है. सो एस इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एज द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होने वाला है. तो यहाँ पे अगर आप देखो
फोर्स एज वेल डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका cos थीटा पॉजिटिव देगा वैल्यू, जिस वजह से वर्क डन इज गोइंग टू बी सिंपली पॉजिटिव. सो इस केस में वर्क डन जो होगा इट विल बी पॉजिटिव as both of them are in the same direction, force and displacement, right? So work done is positive. अगर oppositely directed होंगे तो negative लेते हैं हम इसको. Now work done, next situation is what was the work done by the resistive force, right? Resistive force of air, obviously एक pendulum है जो कि कुछ इस तरह से move कर रहा है, vibrate कर रहा है, oscillate कर रहा है, तो work done क्या होगा? resistive force of air के द्वारा की गई उस वाइब्रेटिंग पेंडुलम में. ओके, जब फाइनली जो है वो रेजिस्टिव फोर्स पेंडुलम को रेस्ट पे लेके आता है, मीन्स रोक देता है. तो यहाँ पे उसी सिचुएशन को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं. सपोजिंगली ये एक पेंडुलम है जो कि ऑब्वियसली हैंग कर रहा है, राइट. ऑब्वियसली ये कुछ इस तरह से मोशन करेगा, राइट. समटाइम्स इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन में आएगा. तो दिस इज द केस ऑफ अ पेंडुलम. अब यहाँ पे अगर आप चीज ध्यान दो कि कौन से फोर्स की बात की गई है, तो यहाँ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर की बात की गई है. जब कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या रेजिस्टिव फोर्स हो, मीन्स वो फोर्सेस जो अप्लाइड फोर्स के या मोशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट लग रहे हो, उस केस में हमेशा वर्क डन नेगेटिव ही आने वाला है. तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो ये रेजिस्टिव फोर्स है ये एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी मोशन. मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रेजिस्टिव फोर्स काम करने वाला है. ओके, तो रेजिस्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोशन के ऑपोजिट हो जाएगी, राइट. बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मोशन की डायरेक्शन में होगा. तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन होगी एज वेल एज जो मोशन का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, वो दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी राइट इट ओवर हियर. यहाँ पे जो ये फोर्स जो है, जो सपोज आई टेक इट एज एफ आर, ये रेजिस्टिव फोर्स है. रेजिस्टिव फोर्स जो है वो काम कर रहा है अगेंस्ट द मोशन. मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, मीन्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है पेंडुलम के. मोशन के अगेंस्ट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, राइट. सो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पेंडुलम का वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है. दैट मीन्स क्योंकि ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं एफ और एस, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं वर्क डन को नेगेटिव, राइट. सो हियर इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट. तो कुछ इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को समझ के बड़े इजीली कर सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है. अगर सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो भाई तब तो पॉजिटिव वर्क डन है, और कहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है ये दोनों चीजें, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वर्क डन. ओके, सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे सिचुएशन सॉल्व कर लिए हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एनसीईआरटी, फ्रॉम द सेम चैप्टर ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बॉडी है जिसका मास दिया गया है 2 kg. ओके, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे रहती है, शुरुआत में बॉडी रुकी हुई रहती है, यहाँ से आप देख सकते हो. इसका मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, u इक्वल्स टू 0 लेना है. तो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी जो है वो मूव करती है अंडर द एक्शन. बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, ओके. उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन्स, या 7 न्यूटन्स. और जो है ये एक सरफेस एक टेबल पे रखा गया है, ओके. इट मूव्स ऑन अ टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है उसकी वैल्यू दी गई है 0.1. ओके, नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ द सिचुएशन दैट वी हैव इन दिस. तो इस तरह से एक सपोज दिस इज सम टेबल, ये कोई एक टेबल है, ओके. तो इसमें ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगने वाला है क्योंकि एक इसका सर्फेस काफी रफ है. इसके ऊपर एक बॉडी रखी गई है, अ बॉडी हैज बीन केप्ट. ओके, ना बॉडी का जो मास है दैट इज 2 kg. इस बॉडी का मास जो है दैट इज 2 kg. ओके, नाउ बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है 7 न्यूटन का. सपोजिंगली ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स सपोज लगाया जा रहा है 7 न्यूटन्स का. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स है तो इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा, इसके अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि इस सरफेस की वजह से होगा, राइट. सो लेट मी टेक इट एज एफ. अभी हम इसको
कैलकुलेशन के दौरान कैलकुलेट की एग्जैक्टली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आने वाले क्या है। तो इस केस में आप देखो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है। तो जब कभी भी बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी ऑन अ रफ सरफेस तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा और उस फ्रिक्शन को हम कहेंगे काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स मोशन। तो वो फ्रिक्शन जो which comes into play when the body is in motion, that friction is called kinetic friction. तो coefficient of kinetic friction की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। अब बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा विच इज योर m इंटू जी, दिस इज mg, और इसके ऑपोजिट लगने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा जिसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज r। सो ये हमने जो है फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना ली है उस बॉडी की, जहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज अप्लाइड फोर्स काफ़ी इजीली यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो बॉडी का जो वेट है वो इक्वल होगा यहाँ पे r के, राइट। सो हम r को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग इट टू mg and we can also calculate force of friction by making use of coefficient of kinetic friction, okay। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है वर्क डन बताइए क्या होगा बाय द अप्लाइड फोर्स 10 सेकेंड में, ओके, इन 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है सिंपली विद इन 10 सेकेंड्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट। सो सिचुएशंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं। सो आई हैव रब्ड अप द सिचुएशंस नाउ, मैंने हटा दिए हैं, पहले जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली। नाउ एफ के का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू के इंटू आर, राइट। म्यू के है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0.1 इंटू आर ऑब्वियसली। अब आर क्या होगा, डायग्राम से समझ में आ रहा है आर जो है mg के इक्वल होगा। तो आइए आर फाइंड आउट करते हैं। आर विल बी mg। नाउ व्हाट इज दिस mg, m इज द मास दैट इज 2 इंटू 9.8, ओके। यूनिट्स वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आप kg भी लिख सकते हो इनफैक्ट। तो मैंने अभी से मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, that is 2 into 9.8. So I can simply rub it up and write it down here. So R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, that is into 2 into 9.8, okay. So यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1.96 न्यूटन्स के इक्वल, ओके। तो ये हमें मिल गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन दैट आई हैव ओवर हियर। तो एफ के की वैल्यू मिल चुकी है तो इसको हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं, राइट। सो नाउ आई थिंक आई राइट डाउन दीज वैल्यूज हियर, आई एम रबिंग द क्वेश्चन, आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो एफ के की वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं। एफ के निकल आया है 1.96 न्यूटन्स, 1.96 न्यूटन्स हियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। बॉडी जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और बॉडी में जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में, मींस अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन्स है और यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो नेट मूवमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है अप्लाइड फोर्स के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ नेट क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी एफ नेट। सो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालें सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा जो फोर्स अप्लाई किया गया है माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, हम सिंपली माइनस करने वाले हैं, राइट। सो आई जस्ट राइट हियर अप्लाइड फोर्स आपका है यहाँ पे 7 न्यूटन्स माइनस एफ के की वैल्यू आ चुकी है 1.96, सो 1.96 न्यूटन्स, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी 5.04 न्यूटन्स, राइट। ये नेट वैल्यू है, दिस इज एफ नेट। तो एफ नेट को भी यहाँ निकाल के रख लेते हैं, दिस इज एफ नेट। एफ नेट इज दैट दिस इज द नेट फोर्स और ऑब्वियसली नेट मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा बड़ा है। आप देख रहे हो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है 7 न्यूटन्स है जो कि ऑब्वियसली बड़ा है इस फ्रिक्शन फोर्स 1.96 न्यूटन से। सो जस्ट राइट इट हियर, दैट इज एफ नेट इज 5.04 न्यूटन्स हियर, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें चाहिए,
तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो सिचुएशंस ही नहीं सॉल्व हो पाएंगे ना। एक्सेलरेशन आपका सिंपली आ जाता है एफ नेट बाय मास, दैट इज एफ जो नेट फोर्स आया था उसको हम मास से डिवाइड करेंगे। सो आपका नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई थी 5.04 न्यूटन्स, सो 5.04 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय मास विच इज 2 kg हियर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2.52 एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन को भी यहाँ नोट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आ चुका है 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे डिस्प्लेस कितनी हुई है बॉडी वो भी फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी इजी फॉर्मूला है, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लीनियर मोशन के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में अगर आप देखो एनसीईआरटी के, वहां पे टाइम लिया ही गया है 10 सेकेंड्स के लिए, वर्क डन निकालना है 10 सेकेंड्स के अंदर, चाहे वो अप्लाइड फोर्स के द्वारा निकालना हो या चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से निकालना हो। सो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन द टाइम, यहाँ पे टाइम आपको लेना है 10 सेकेंड्स, जो कि फर्स्ट केस में यही था, राइट। सो लेट अस पुट द वैल्यू। अच्छा, u क्या था आपका, u 0 था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बॉडी जो थी ऑब्वियसली वो इनिशियली मैंने बताया था वो रेस्ट पे थी। सो u इज 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा हाफ। एक्सेलरेशन इज दिस 2.52 इंटू टी स्क्वायर, मीन्स दिस 10 का स्क्वायर लेना है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव एंड इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट नाउ। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी कुछ 126 मीटर्स। ओके, सो दिस इज आई हैव गॉट द वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ s। तो s की वैल्यू भी यहाँ लिख ही लेते हैं। s की वैल्यू आ चुकी है 126 मीटर्स, राइट। सो आई हैव गॉट दीज वैल्यूज नाउ। अब इनका हम इस्तेमाल करने वाले सिचुएशंस में। ओके, सो लेट अस नाउ सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट स्टेप बाय स्टेप। तो इस सिचुएशन को हमने सिंपली रीड्रॉ कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब वन बाय वन हम जो गिवन है, ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी जो हमने ऑब्वियसली फाइंड आउट करी हैं, तो उनको मैंने अलग से यहाँ पे रख दिया है, लिख दिया है, जो कि काफ़ी इजीली कैलकुलेट किया गया है। अब एक एक करके देखते हैं पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। नाउ व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन्स और कितने टाइम में निकालना है? इन 10 सेकेंड्स, राइट। ऑब्वियसली तो इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ले लेते हैं बाय एफ। ऑब्वियसली आपको लेना है फोर्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई करनी है उसको एस से, डिस्प्लेसमेंट से। और क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एफ इंटू एस लिखा है, क्योंकि जो है फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होने वाला है, जिस वजह से वर्क डन सिंपली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। सो एफ इंटू एस। सो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ इज 7 न्यूटन्स हियर एंड व्हाट इज एस? एस यहाँ पे आपका सिंपली हमने ऑलरेडी निकाला था, इट इज 126 मीटर, 126 मीटर, राइट। तो यहाँ जो आंसर आपका आने वाला है इट इज श्योरली गोइंग टू कम इन द जूल्स, क्योंकि न्यूटन मीटर अगर आप देखो तो ऑब्वियसली इट इज योर जूल्स। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 126, इसका आंसर कुछ आएगा 882। ओके, 882 जूल्स। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स बेटर टू राइट इन जूल्स। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव इन दिस, राइट। अब जो है हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिनमें कहा है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए इन द सेम टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। लेट अस डू द सेकेंड पार्ट नाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, और बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम लिख सकते हैं इन 10 सेकेंड्स, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालोगे तो पहले आप डायरेक्शन देखोगे,
डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दे आर ऑपोजिटली लोकेटेड, समथिंग लाइक दिस इज एस, दिस इज एफ के, सो इनके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज का, ओके, एंड व्हाट इज कॉस 180 -1, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होने वाला है, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स और बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी एफ के इंटू एस, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे cos 180 था, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज माइनस एफ के इंटू एस। अब एफ के की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज एफ के, जो हमने लिख लिया था 1.96 न्यूटन्स, 1.96 न्यूटन्स या इंटू एस, व्हाट इज एस, 126 मीटर, 126 मीटर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इट इज गोइंग टू कम इन द नेगेटिव, so it is going to be minus 246.9 joules. Okay, so this is the answer that you will be getting while doing the overall calculation. तो यहाँ पे ये नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब कोई भी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ऑपोजिट होती है। ओके, यहाँ पे मीन्स ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन ली गई है, तो whenever it is opposite you simply have to take it as negative, so minus 246.9 joules. Okay, so this is the second part that we have over here. अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पे बताया गया है फाइंड आउट करिए वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन द ऑब्वियसली सेम टाइम ओनली, राइट। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, सो आई जस्ट रब इट अप, दिस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वर्क डन बाय द नेट फोर्स by the overall force यहाँ पे in the same time only, right, तो यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, दिस इज द थर्ड पार्ट नाउ, इससे पहले वाला सेकेंड था, उससे पहले वाला 1, नाउ दिस इज थर्ड पार्ट नाउ। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द नेट फोर्स हियर, तो यहाँ पे हमें एफ नेट लेना है एंड मल्टीप्लाई करना है एस से, यहाँ पे भी cos 0 होने वाला है, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन यही होने वाली है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा बड़ा है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगी, मींस नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एफ नेट, नेट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा आपका आ जाएगा 0 और cos 0 होता है 1, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ नेट इंटू एस। लेट्स पुट द वैल्यू नाउ, व्हाट इज एफ नेट, S is 5.04 newtons, okay, and into, and इसे भी 10 seconds में निकालना है, into S, what is S, 126 meter, 126 meter, so again I'm getting it as Newton meter, right, so यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे इन दोनों वैल्यूज को 5.04 और 126 को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 635 समथिंग लाइक दिस, ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 635 जूल्स, आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर टू राइट इन जूल्स, 635 जूल्स। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। आई होप इट इज यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें निकालना है, बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा बॉडी के विद इन द सेम टाइम ओनली 10 सेकेंड्स में। ओके, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है एज वेल एज फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है, फिर हम फाइनल एज वेल एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज के बीच का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली पहले से गिवन थी क्योंकि वो 0 था, पर यहाँ फाइनल वेलोसिटी के बारे में बॉडी का कुछ नहीं मालूम, तो पहले हम v कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 2.52, ओके, 2.52 इंटू व्हाट इज टाइम, टाइम था 10 सेकेंड्स, क्योंकि 10 सेकेंड्स में निकालना था, सो 10 सेकेंड्स है यहाँ पे। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट, ऑब्वियसली यहाँ पे बचेगा 2.52 इंटू 10, सो आई विल बी हैविंग इट एज 25.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है फाइनल वेलोसिटी।
अब जब चेंज निकालना है दोनों के बीच में तो किस तरह से करेंगे? सो लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। सो अब मैं इन सब चीज़ों को जो है सिंपली रब कर देने वाली हूँ, ओके, बिकॉज आई डोंट रियली नीड इट। मास हमें पता है जो कि 2 kg है। सो जो चेंज आएगा इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली इस टाइम 10 सेकेंड्स में, इसको हम कुछ निकालेंगे इस तरह से, हाफ mv², क्योंकि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, माइनस हाफ mu²। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे हम सिंपली, हाफ मास इज 2, सो 2 एंड दिस इज v हमें मिल गया था 25.2 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया सिंपली और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 0 ही रहने वाली है, क्योंकि बॉडी जो है वो शुरुआत में 0 पे थी। अब रख भी देते हैं यहाँ पे, माइनस हाफ m/2 इंटू 0², राइट। तो यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाने वाली है कट के, दिस होल वैल्यू इज गोइंग टू बी सिंपली 0। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही टर्म मिलेगा, दिस वन। और जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 635 जूल्स, ओके। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट इट समथिंग लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनली मिल चुकी है बॉडी की, विच इज योर 635 जूल्स हियर, ओके। सो कुछ इस तरह से जो है हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या किसी और रेफरेंस बुक के। हमेशा जो गिवन है वो पहले आप नोट करिए, देन ट्राई टू थिंक कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होंगी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ओके। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने क्वेश्चंस के कई पार्ट्स कर लिए और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग भी बनाने वाली हैं, राइट। सो द लेक्चर एंड्स हियर। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।